आज हम जो पढ़ेंगे वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये बताया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को प्रपोज करने वाले जो केमिस्ट थे वो हिटलर और लंदन था, जिन्होंने 1927 के अंदर जो है वीबीटी का इनिशियल स्केच जो है वो पेश किया। इसके 4 ईयर लेटर 1931 के अंदर पालिंग एंड स्लेटर ने इस थ्योरी को जो है वो मॉडिफाई किया। अब कुछ बेसिक पास्टुलेट जो इस थ्योरी के रिलेटेड हैं वो ये है कि फर्स्ट पास्टुलेट है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल एटम्स के जो हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल रखते हों, और जाहिर सी बात है जब एटम्स के वैलेंस ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हैं तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अनपेयर्ड होंगे। तो हम कहते हैं कि अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ईच एटम की तरफ से जो है वो ऑर्बिटल जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर वो ऑर्बिटल ओवरलैप करता है किसी दूसरे एटम के साथ तो उसके नतीजे में जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब अगर जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन था जो कि अनपेयर्ड था ईच एटम के पास और उन एटम्स के ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग की तो उसके नतीजे में जो है वो सिंगल बॉन्ड बनता है, और सिंगल बॉन्ड जो है वो लोकलाइज्ड होता है और इज ऑक्युपाइड बाय बोथ इलेक्ट्रॉन। लेट्स सपोज मैं आपके सामने जो है वो यहाँ पे एक एटम जो है वो बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारे पास जो है ये हाइड्रोजन का एटम है, या अगर इसको जो है वो हम ऐसे ना लिखें, हम ये जो है यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये एक एटम है। इस एटम का ये जो है ये सेंट्रल पॉइंट है और इस एटम के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। सिमिलर ये हमारे पास जो है वो दूसरा एटम है और ये उस एटम का सेंट्रल पॉइंट है। अब क्या होगा कि इन दोनों एटम्स का जो ये दोनों सेंटर जो इन न्यूक्लियाई को मिलाने वाली लाइन है, लेट्स सपोज ये लाइन जो है जो दोनों एटम के न्यूक्लियाई को ज्वाइन कर रही है, इससे हम बॉन्ड एक्सिस बोलते हैं। अब जब इनके इलेक्ट्रॉन्स, अब हम जो है ये इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जब ये दोनों एटम ओवरलैप करेंगे, अब यहाँ पे ओवरलैप तो नहीं शो करवाया, ओवरलैप अगर मैं जो है वो नीचे शुरू करवा देता हूँ, लेट्स सपोज कि ये वाला एटम और ये वाला एटम, अब ये एटम जो है ये ओवरलैप कर रहे हैं। अब इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन हम जो है यहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं, जो उनकी बॉन्ड एक्सिस है। अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दोनों एटम्स इसको ऑक्युपाई करते हैं, यानी इस एटम के पास भी ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस एटम के पास भी यही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कंसीडर किया जाता है। और हमने जो बात की कि लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड का मतलब है ये इस जगह पे ये इलेक्ट्रॉन का पेयर फिक्स है, अब ये आगे पीछे जो है ये मूव नहीं करेगा, ये उस बॉन्ड एक्सिस के ऊपर जो है वो पाया जाता है। तो जो सेकंड पोस्टुलेट था कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करेंगे तो सिंगल एटॉमिक स्पिन अपोजिट होती है। लाइक अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज स्पिन के साथ है तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ जो है वो रोटेट करेगा। तो दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल को ऑक्युपाई करते हैं उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा ऑर्बिटल जो है वो ऑक्युपाई कर रहा होता है। तो चूंकि हमने पहले कह दिया कि जब बॉन्ड बनता है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों एटम की तरफ कंसीडर किया जाता है।
तो हम ये कहते हैं कि वो बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल से जो है वो इलेक्ट्रॉन अब बिलोंग कर रहा होता है। अब जो पहले हमने एक जो लाइन ड्रा की थी कि लेट्स सपोज जो है दोनों एटम के दरमियान, जैसे यहाँ पे अगर हम यही लाइन अगेन ड्रा करें, ये वाली लाइन जो है, अब एक ये एटम था, एक ये एटम था। अब इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम चांसेस कहाँ पे हैं कि वो कहाँ पे होगा? ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या हैं? मैक्सिमम है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, हम कहते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे है? जहां पे एटम्स के ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैप करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो असल में बनता है किसकी वजह से है? कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी होती है? जो अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से बनती है, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चूंकि एक एटम का न्यूक्लियस जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है या जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज की वजह से दोनों एटम क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में जो है वहां पे बॉन्ड बन जाता है जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ये बॉन्ड कितना स्ट्रांग है ये डिपेंड करता है कि जो दोनों ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया वो कितना किया। एक्सटेंट कर ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है कि ओवरलैपिंग हमें बताएगी कि आपका जो बॉन्ड एटम के दरमियान बना है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। चूंकि जब ओवरलैपिंग होती है तो उसमें ओनली क्या होता है? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो टेक पार्ट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है जो एटम है उसको अपनी आइडेंटिटी अपनी को रखेगा। These are some, अब हम मदद से जो है वो हम एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो दो हाइड्रोजन के एटम हैं और उनको उसने रिप्रेजेंट कर दिया है कि एक को उसने रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारे पास Ha1, यानी ये एक हाइड्रोजन एटम है और जो 1 है वो उसमें इलेक्ट्रॉन बता रहा है, और Hb2 यानी ये दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है और इसके इलेक्ट्रॉन को उसने 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आगे वो खुद बता रहा है कि इन विच द इलेक्ट्रॉन 1 and 2 आर सपोज्ड टू बी पार्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हैं? उस हाइड्रोजन का एक पार्ट है। अब लेट हम ये करते हैं कि इन दोनों हाइड्रोजन एटम को जो एक दूसरे से इनफिनाइट डिस्टेंस के ऊपर जो है वो पड़े हुए हैं। जैसे लेट्स सपोज कि अगर ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये है Ha। ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, इसे हम बोलते हैं Hb, ये सेकंड हाइड्रोजन एटम है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसको उसने रिप्रेजेंट कर दिया 1 से और इसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट कर देता है 2 से। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो दोनों एटम जो हैं वो एक दूसरे से काफी दूर पड़े हुए हैं। तो आपको पता है जब एटम एक दूसरे से फार अपार्ट होते हैं तो उनके दरमियान जो है वो इंटरेक्शन नहीं होता। तो अगर हम इनके लिए एक वेग फंक्शन जो है उससे रिप्रेजेंट करें तो हम ये कहते हैं कि इनके ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को हम जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट्स सपोज इसके वेव फंक्शन के लिए ये साई की अलामत इस्तेमाल होती है। अब ये साई ए, ये फर्स्ट
हाइड्रोजन एटम का, अब ये आगे हम इसको ब्रैकेट में 1 लिख लेते हैं, यानी ये उसके इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है। ये हमारे पास है ऑर्बिटल वेव फंक्शन ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन एटम। सिमिलर ये हमारे पास साई d2, अब ये हमारे पास क्या है, जो दूसरा ऑर्बिटल है उसका वेव फंक्शन है। तो अब हम ये कहते हैं कि दोनों हाइड्रोजन एटम को जो है उनके हम वेव फंक्शन से अगर रिप्रेजेंट करें तो उसने यहाँ पे ये एक इक्वेशन लिखी है कि साई इक्वल है, ये टोटल वेव फंक्शन है जो उस मॉलिक्यूल के लिए हम लिख सकते हैं कि साई इक्वल है किसके, साई A1 साई B2, यानी दोनों ऑर्बिटल के वेव फंक्शन का जो मल्टीपल है वो इक्वल होता है टोटल वेव फंक्शन के। अब क्या हुआ कि दोनों एटम क्या हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। आपको पता है जब एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो दो किस्म की फोर्सेस क्रिएट होती हैं, एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के दरमियान जो फोर्स होगी, और इसको हम कहते हैं ये इंटरैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्शन हो रही है उनके दरमियान, क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, एक ये फोर्स है। और दूसरी फोर्स है जो एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के माबैन, अब चूंकि सेम चार्ज है ये रिपल्शन होगी, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की जो है फोर्स वो भी रिपल्शन है। तो दो किस्म की फोर्सेस क्रिएट होती हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और एक रिपल्सिव फोर्सेस हैं। चूंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो मैक्सिमम होती हैं एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस, तो हम ये कहते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं। तो जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी तो एटम एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे। तो उस सूरत में जब एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है एटम्स के दरमियान वो डिक्रीज हो जाती है, जिस एज ए रिजल्ट वो एटम क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। इसको हम जो है यहाँ पे एक डायग्राम से जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे उस दिन भी हमने लास्ट टाइम भी इस डायग्राम को देखा था कि ये हम एक एनर्जी के अगेंस्ट हम एक वेव फंक्शन ड्रा कर रहे हैं। ये हमारे पास जो है वो दो एटम है, एक ये हमारे पास हाइड्रो एक एटम है और एक ये एटम है हमारे पास। जब ये दोनों एटम जो है वो एक दूसरे के करीब आते हैं, वो मकाम जहाँ पे इन दोनों एटम के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होती है, तो उस पॉइंट को या उस डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिस्टेंस। तो और हम ये कहते हैं कि जब ये मिनिमम एनर्जी होती है तो उस वक्त एटम जो है वापस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो जब हमने इनके लिए इस सूरत में वेव फंक्शन जो है वो कैलकुलेट किया, तो जब ये एटम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो उस सूरत में हमारे पास जो वेव फंक्शन कैलकुलेट करने से एनर्जी की वैल्यू आई वो आती है 25 kg पर मोल। ये कब की बात है, जब एटम्स के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस अपार्ट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम हो गई और एटम एक दूसरे के करीब आ गए और उन्होंने बॉन्ड बना लिया। तो ये वेव फंक्शन के लिहाज से जो उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के अगेंस्ट जो है वो कैलकुलेट की गई एनर्जी वो कितनी थी, वो हमारे पास थी 25 किलो जूल पर मोल। लेकिन एक्चुअली आपको पता है कि जब दो हाइड्रोजन एटम, यानी ये दो हाइड्रोजन एटम है, ये आपस में जुड़े तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है, और इसके नतीजे में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो कितनी आती है, 458। तो यहाँ पे अगर आप एनर्जी का गैप देखें तो काफी सारा एनर्जी का गैप है। इसका मतलब है कि जो टोटल वेव फंक्शन है जो हमने लिखा है कि साई इक्वल है साई A1 इंटू साई
डी कि वो हमारा जो है वो कैलकुलेट नहीं है, वो एक्यूरेट वेव फंक्शन नहीं है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के लिए। तो फिर हम उसके लिए जो है वो एक अदर मेथड अडॉप्ट करते हैं कि हम अब वेव फंक्शन को, अब हमें नहीं पता जब वो एटम्स, हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़ जाते हैं तो अब वहां पे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक तो है कि अब दो इलेक्ट्रॉन उन्होंने जोड़ गया, अब हमें एक बात कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का है या ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का है, पहले तो हम बता सकते हैं। जैसे हमने पहले लिखा भी था कि ये अगर हम ऐसे लिखते हैं, ये हमारे पास Ha1, एक ये हमारे पास जो था ये एटम था, और एक हमारे पास Hb2। अब इसमें हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन 1 है वो ए एटम से बिलोंग करता है और जो इलेक्ट्रॉन 2 है वो दूसरे एटम से बिलोंग करता है। अब जब ये दोनों एटम ओवरलैप कर जाते हैं, अब जरूरी नहीं कि ये 1 ए के पास रहे और 2 जो है वो बी के पास रहे। अब दो दूसरी पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है कि अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये हमारे पास अब एच ए है, अब हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है यानी इसके पास 2 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन आ जाए, दूसरे एटम वाला, और जो बी है उसके पास क्या हो, पहले एटम वाला इलेक्ट्रॉन आ जाए। यानी पहली सूरत में तो क्या था कि वही इलेक्ट्रॉन था जब वो दोनों एटम सेपरेट थे, उस वक्त इलेक्ट्रॉन जो थे वो ए एटम के पास इलेक्ट्रॉन 1 था और बी एटम के पास इलेक्ट्रॉन 2 था। लेकिन जब वो एटम क्लोज आ गए तो अब इलेक्ट्रॉन 1 एंड 2 वो जरूरी नहीं है कि अपने अपने एटम के साथ ही जुड़े रहेंगे। तो वहां पे जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये वाली पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है और ये वाली पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है। तो ऊपर वाले को अगर हम स्ट्रक्चर नंबर 1 से रिप्रेजेंट करें तो नीचे वाला क्या है, स्ट्रक्चर नंबर 2। ऊपर वाला स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है कि जो Ha का न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन 1 रख रहा है और Hb का न्यूक्लियस उसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, जबकि नीचे वाला स्ट्रक्चर हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, एक्सचेंज हो गए हैं। तो अब हम इससे दो वेव फंक्शन लिख सकते हैं। तो हम इसके लिए जो है वो एक वेव फंक्शन ये लिखते हैं कि psi1, ये हमारा पहला वेव फंक्शन है। अब ये किसकी इक्वल आएगा कि psi A1, यानी वहां पे Ha की जगह पे हमने वेव फंक्शन लिख लिया, और psi B2, एक ये पॉसिबिलिटी आ गई। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि psi, ये हम 2 लिख लेते हैं, दूसरा वेव फंक्शन। अब ये क्या आ सकता है कि psi A, अब इसके पास कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, एक्सचेंज हो गया ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएगा और जो B है उसके पास इलेक्ट्रॉन 1 आ जाएगा। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि जब हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि ये पॉसिबिलिटीज जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। तो अब इसको हम टोटल वेव फंक्शन की सूरत में अगर हम लिखें तो हमारे पास ट्रू वेव फंक्शन साई, वो हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन का असूल से हम लिख सकते हैं कि साई इक्वल है। अब साई इक्वल है किसके, यहाँ पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, ये साई है, ये इक्वल है C1 psi1, चूंकि लीनियर कॉम्बिनेशन करना है, प्लस C2 psi2। ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन से जो ट्रू वेव फंक्शन आता है वो इस हिसाब से आता है। अब इसमें अब C1, इसको अगर मैं लिखे तो psi1 आपने यहाँ पे ऊपर लिखा है, ये वाला आपके पास psi1 है, इसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर दें, और इसी तरह जो C2 Y2 है, psi2 है, उसकी जगह पे psi2 की वैल्यू कैलकुलेट दें। तो हमारे पास जो है वो रिजल्टेंटली ये इक्वेशन बन जाएगी, psi इक्वल आ जाएगा C1 psi A1 psi जो है
B2 प्लस C2 psi A2 psi B1। अब इसमें ये जो C है 1 या C2, इन्हें हम बोलते हैं मिक्सिंग कोएफिशिएंट। तो ये इसका मतलब ये होता है कि जब वो एटम आपस में मिक्स होते हैं तो वो जो उनकी लोएस्ट एनर्जी होता है वो ये बताते हैं, यानी एडजस्ट करते हैं कि उन एटम जब एक दूसरे के करीब आना है तो उनकी जो लोएस्ट एनर्जी है वो हमें जो है वो इस C1 यानी उनकी मिक्सिंग कोएफिशिएंट से पता चलता है। क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो है ही प्लेनर, ये एक सिमेट्रिकल ओवरलैप करता है, तो जो दोनों कंपोनेंट हैं उनके जो वेव फंक्शन है वो बराबरली टेक पार्ट करेंगे। दोनों एटम लीनियरली कंबाइन कर रहे हैं ना, तो जब सिमेट्रिकली एटम कंबाइन करते हैं तो आप वो बराबर ही हिस्सा लेंगे। तो उस वक्त हम इस C1 जो है यानी मिक्सिंग कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, ये इक्वल होगा मिक्सिंग कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड। अब इसके साथ आप दोनों सिंबल लगा सकते हैं, प्लस की भी और माइनस की भी। तो हम ये कहते हैं कि जब दोनों एटम जो हैं वो सिमेट्रिकल हैं, तो सिमेट्रिकल होने की वजह से वो एटम्स क्या होंगे, बराबरली ओवरलैपिंग में हिस्सा लेंगे। और बराबर ओवरलैपिंग में हिस्सा लेने की वजह से क्या होता है कि उनके दोनों कंपोनेंट वेव फंक्शन जो है वो बराबर आएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि C1 जो है वो इक्वल होता है प्लस माइनस C2। क्या है, प्लस माइनस C2। वो ओवरऑल वेव फंक्शन लिखें तो हमारे पास C1 जो है उस पर हम 1 लिखते हैं और C2 क्या होगा फिर प्लस माइनस 1। जब हम एक दूसरे के साथ रिलेटिव करके वेव फंक्शन लिखेंगे तो अब आपने C1 की जगह पे जो है 1 और C2 की जगह पे प्लस माइनस 1 ये ऊपर वाली इक्वेशन में आप पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, साई जो है 1 ये हमारे पास आ जाएगा, यस, साई A1 साई A2 प्लस, क्योंकि C1 C2 तो रिप्लेस हो जाएंगे, एक दफा यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, ये वाला, चूंकि प्लस माइनस 1 है ना, एक दफा साइन प्लस का और एक दफा यहाँ पे साइन किसका आएगा, ये माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाता है वेव फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जो एटम्स ने उन्होंने कंबाइंड किया है वो सिमेट्रिकली एटम जो है वो कंबाइंड हुए हैं, और जब इलेक्ट्रॉन उन्होंने एक्सचेंज भी कर लिए तो उसके बाद भी वो एटम जो हैं वो जो दो हाइड्रोजन के एटम हमने लिए थे वो अनचेंज्ड रहे हैं। तो जो दूसरी हमारे पास है वो रिप्रेजेंट करता है कि एंटी सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन हुआ है, क्योंकि वहां पे हमने जो साइन है वो चेंज कर दिया कि वहां पे माइनस का साइन डाला है, तो एक में हमारे पास प्लस है और एक में माइनस है। जो प्लस वाला है वो ये जाहिर करता है कि जो ओवरलैप हुआ है एटम्स के दरमियान वो सिमेट्रिकल है, और जो नेगेटिव वाला है वो जाहिर करता है कि एटम्स के दरमियान जो ओवरलैप हुआ है वो एंटी सिमेट्रिक जो हुआ है, यानी कॉम्बिनेशन हुआ है, जिससे जो है वो चाहे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से उसका साइन भी क्या हो गया, एक्सचेंज हो जाता है। तो हमने एनर्जी की वैल्यू जो है वो पहले एक कैलकुलेट की थी, तो अगर आप उसी जो है के दाएं कि हम एनर्जी को प्लॉट करें अगेंस्ट द इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम, तो हमारे पास जो है वो स्मॉल ए, अगर आप उस पीछे वाली डायग्राम को अगर आप दोबारा देखें ऊपर से कर्व आ रही थी ना था और वो रिप्रेजेंट कर रही थी पास नॉन बॉन्डिंग स्टेट थी जिनमें टू इलेक्ट्रॉन जो है उनकी स्पिन पैरेलल थी, जबकि जो दूसरी कर्व थी जो नीचे से जा रही थी उसमें क्या था, वो उस कर्व को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ था बी से। वो आपको जो स्टेट रिप्रेजेंट कर रही थी वो बॉन्डिंग स्टेट थी जिनमें दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन थी वो अपोजिट थी। तो जब सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें एटम की एनर्जी क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है।
तो जब एंटी सिमेट्रिक होता है तो एटम की एनर्जी जो है वो उनके दरमियान वो इंक्रीज कर जाती है, यानी सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन में एनर्जी जो है वो कम हो जाती है और एंटी सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन में एनर्जी है। तो बॉन्डिंग एनर्जी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि हम साई एस एज वेव फंक्शन कम्स आउट टू बी, तो जब इससे वेव कैलकुलेट किया तो आपका जो वेव फंक्शन की वैल्यू आई वो 301। तो डिफरेंस कितना आया, पहले हमने 25 निकाली थी या 24, अब 277 आ जाता है। ये हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज करने के दरमियान दो एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी का तबादला हुआ है वो हमारे पास कितनी आई, 277। ओवरऑल हमारे पास एनर्जी कितनी थी, 303 थी। और अभी भी जो एक्चुअल एनर्जी है 458, उससे ये एनर्जी क्या है, ये स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अरुण एक